जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस अरिहंत के बारे में। और आईएनएस अरिहंत दोस्तों भारत की एक परमाणु पनडुब्बी है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपी गई दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। तो पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी को भारत के जिस पनडुब्बी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है उसका नाम है SSBN कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आईएनएस अरिहंत को डेवलप किया गया है। तो ये SSBN जो कार्यक्रम है उस पर इस वीडियो के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से, जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, जिसमें आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी। और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उसको सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग के मुख्य बिंदुओं पर वापस लौटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 50 मिसाइलों से लैस है आईएनएस अरिहंत। साथ ही मिसाइलों की मारक क्षमता होगी 750 किलोमीटर। और दोस्तों, लंबे समय तक पानी में रहने में सक्षम है ये पनडुब्बी, क्योंकि परमाणु ईंधन से चालित है तो इसको बार बार डीजल भरने के लिए सतह पर आना नहीं पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2016 में की गई थी शामिल। तो अब आपको पता चल गया कि भारत की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी कौन सी थी, तो वह है आईएनएस अरिहंत, जिसे 2016 में भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया जा चुका है। ठीक है। तो दोस्तों, राष्ट्र के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। उन्होंने क्या कहा है, इस पनडुब्बी से रिलेटेड जो कार्यक्रम का इनॉर्गेशन था, पनडुब्बी का जो जलावतरण प्रोग्राम था, यानी कि जलावतरण मतलब वो होता है जब पनडुब्बी तैयार होती है तो उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये जो है पनडुब्बी का इंडक्शन यानी कि कमीशन वाला प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम के अंदर राजनाथ सिंह जी शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा, उनका बयान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उन्होंने भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर खिंचाई, जो कि विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिहंत को जब नौसेना में शामिल करने के कार्यक्रम में वो जो है शिरकत कर रहे थे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले न्यूज पर चलते हैं। तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, जिसको नौसेना में शामिल किया जा चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। इसे भारत का नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही दोस्तों, परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी यानी कि SSBN कार्यक्रम भारत की एक अत्यंत गोपनीय परियोजना है। तो SSBN प्रोग्राम के बारे में इतना आप जानकारी अर्जित कर लीजिए। उसके बाद SSBN प्रोग्राम के बारे में आगे वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात की गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में नौसेना में शामिल की गई आईएनएस अरिहंत की लंबाई है 112 मीटर, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। और यह K50 मिसाइलों से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। ये देश की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत परियोजना जुलाई 2009 में शुरू की गई थी। तो क्या है, तो यहाँ पर ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, देश की पहली स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजीनियसली बिल्ड परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। और इस परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई थी और 2016 में आईएनएस अरिहंत का जलावतरण किया गया था। दोनों पनडुब्बियों में यानी कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत में 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगाए गए हैं, जिसमें वे बिना ऊपर आए लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। जबकि पारंपरिक जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती हैं उनको नियमित अंतराल पर सतह पर आना पड़ता है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। अचानक हुए हमले से बचने व जवाबी हमले करने की क्षमता के कारण SSBN प्रतिरोधक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के लिए इनको तलाशना भी कठिन होता है, यानी कि हम परमाणु चालित पनडुब्बियों के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास दोस्तों लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बड़ी SSBN पनडुब्बीज हैं। दीर्घकालिक खरीद व क्षमता विकास रणनीति के तहत सरकार की योजना परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियों के निर्माण की है। इसमें 5 अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां बनेंगी और 6 परमाणु हमला करने में सक्षम
पनडुब्बियां शामिल हैं इसमें। इसका निर्माण दोस्तों 3 चरणों में किया जाएगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 6000 टन की 2 हंटर किलर एसएसएन यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए करीब 40,000 करोड़ की परियोजना पर विचार कर रही है। ये टारपीडो और एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगे। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया और आई होप आपको चीजें बिल्कुल विस्तार पूर्वक और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। आइए अब चलते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो कि जैसे आपको आईएनएस अरिघाट से और मजबूत होगा भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। क्या कोई मुझे बता सकता है कि न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड आप बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे पहले मैं आपको न्यूक्लियर ट्रायड थोड़ा सा समझा देता हूं। दोस्तों किसी देश की सेनाओं के पास जो कि जल, थल और वायु सेनाएं हैं उनके अंदर न्यूक्लियर ट्रायड का होना मतलब इन तीनों सेनाओं के पास परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता का हो जाना ही न्यूक्लियर ट्रायड कहलाता है। तो भारत न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है और वो काफी पहले बन चुका था जब 2016 के अंदर जब आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तभी से भारत की तीनों सेनाओं के पास न्यूक्लियर वेपन दागने की कैपेसिटी होने के बाद भारत न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका था। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर ट्रायड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, भारत ने गुरुवार को नौसेना के बेड़े में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को शामिल किया। ये अरिघाट के बारे में जो इंडक्शन थी, कमीशन हुई, उसके बारे में था। अब यहाँ पर देख लेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़े नौसेना का दबदबा, इंडो पैसिफिक की पहले से ही बात चल रही है। ठीक है, और इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, यहाँ पर हालांकि ये एशिया पैसिफिक की बात चल रही है, लेकिन अगर ये हमारी पनडुब्बी जो है आईएनएस अरिघाट जो है एशिया पैसिफिक के साथ साथ मुख्य रूप से जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत, वहां पर तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी मजबूती का काम करेगी। तो इसी के संबंध में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आईएनएस अरिघाट जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी को और प्रभावी बनाएगा। ऐसे में दूसरी परमाणु पनडुब्बी किसी तरह के खतरे के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के तौर पर काम करेगी। चीन की आक्रामकता की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अरिघाट के आने से भारत की लगातार गश्त करने और निरोधक क्षमता में इजाफा होगा और इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भी अरिघाट से मदद मिलेगी। यहाँ पर कुछ अमेरिका के बारे में देखेंगे तो दोस्तों 14 ओहियो क्लास की परमाणु चालित पनडुब्बी अमेरिका ऑपरेट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। और 11 परमाणु चालित पनडुब्बियों को ऑपरेट करता है रूस, और 4 जो है बैलिस्टिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी फ्रांस के पास है, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस, ये ध्यान रखिएगा। चीन के पास जो है दोस्तों 6 परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं। यहाँ पर चीन के बारे में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, वो आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों आईएनएस जल्द आएगी आईएनएस अरिदमन। तो आईएनएस अरिदमन क्या है? तो ये दोस्तों आईएनएस अरिघाट के बाद भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी होगी आईएनएस अरिदमन, जिसका निर्माण किया जा रहा है। यह पनडुब्बी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले के 4 मिसाइलों से लैस होगी। अगले वर्ष यह पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। परमाणु पनडुब्बी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसकी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल होता है। यह दुश्मन की नजर में बचकर जवाबी हमला करने में सक्षम होती हैं। आगे मैं आपको परमाणु सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन दोनों में क्या अंतर होती है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। दोस्तों आईएनएस अरिघाट का एक रणनीतिक महत्व भी है, क्या है इस पर देख लीजिए। यहाँ पर तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट समुद्र में भारत की रणनीतिक क्षमता के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। आईएनएस अरिघाट उन्नत तकनीक और क्षमता के मामले में आईएनएस अरिहंत से काफी आगे है। स्वदेशी के 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस आईएनएस अरिघाट भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को काफी मजबूत बनाती है। साथ ही के 15 मिसाइलों की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ पनडुब्बी की लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता इसे एक प्रभावी सेकेंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है। भारत की परमाणु प्रतिरोधक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बहुत सारी चीजें जैसे न्यूक्लियर ट्रायड है, आईएनएस अरिघाट का क्या रणनीतिक महत्व है, ये सारा चीजें आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चीन की परमाणु पनडुब्बियों के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अपने पास 750 किलोमीटर तक रेंज तक मार करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों के अंदर मिसाइल लगाई गई है। लेकिन चाइना के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो उनके पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, उनकी मारक क्षमता यहाँ पर आप देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। तकरीबन 7,500 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो मार
कर सकते हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वो साउथ चाइना सी के आसपास रह करके भारत के साउथ पार्ट पर उनकी न्यूक्लियर मिसाइलें जो है पहुंच सकती हैं, यदि वो नेवी से जो है मिसाइल दागते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी घातक है। हालांकि हम पनडुब्बियों के मामले में काफी स्लो जो है डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि पनडुब्बियों के मामले में थोड़ा सा हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हालांकि 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से खासकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार पनडुब्बियों के मामले में भारत को स्ट्रेंथन करते आए हैं प्रधानमंत्री जी, और निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। देखिए, जब मैं बीजेपी की बात करूं तो आप ये बिल्कुल मत समझा करिए कि मैं एक पार्टी विशेष की का पक्ष ले रहा हूं और कांग्रेस का विरोधी हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरा किसी भी पार्टी की विचारधारा विशेष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिस भी पार्टी का जब भी तारीफ करने का मौका मुझे मिलता है, सभी की तारीफ करता हूं, कभी आलोचना करने का मौका मिलता है वो भी कर लेता हूं। इसलिए मैं इन सब चीजों के मामले में काफी तटस्थ और जो है व्यक्ति हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भी पार्टी विशेष की बातों से। ठीक है, तो निश्चित तौर पे पिछले 10-11 वर्षों में पनडुब्बी के क्षेत्र में और इंडियन जो है डिफेंस को जो है स्ट्रेंथन करने में काफी काम हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये बात बोल दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है। आप जो है अच्छे से इसको पढ़ के जो है समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। आप जो है आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद अच्छे से पढ़िए। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है, यानी कि डरा धमका कर थोड़ा सा रखने की जो चीजें होती है। डिटरेंस मतलब यही होता है कि आप के पास कुछ ऐसे लीथल वेपन होने चाहिए जिससे आपका दुश्मन जो है एक अपने ऊपर आपका डर जरूर महसूस करता रहे। तो ये जो है आईएनएस अर्घाट का नौसेना में शामिल होना, ये भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को मेंटेन जरूर करता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो हिंदी में डिस्कस कर दिया वही सारी चीजें यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे जरूरी नहीं लगता कि वही बातें आपको बार बार बता करके बोर करूं। आप यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़ करके चीजें आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने हिंदी के कंटेंट के अंदर बहुत सारा कुछ बता दिया है, इसमें हालांकि बताने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि हम एसएसबीएन कार्यक्रम जो है जिसके अंतर्गत आईएनएस अर्घाट को डेवलप किया गया है उसकी बात विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है बात करते हैं भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम और एसएसबीएन के बारे में। ठीक है, एसएसबीएन ही भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम है। ठीक है, एसएसबीएन का अर्थ होता है एसएस मतलब शिप सबमरीन, शिप समर्सिबल, ठीक है, सबमर्सिबल और बैलिस्टिक न्यूक्लियर कार्यक्रम। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अब आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम कब से शुरू होता है, तो 1970 के दशक में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भारत को परमाणु पनडुब्बी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी की मुख्य विशेषता यह होती है कि ये परमाणु शक्ति से चलती है, जिससे लंबे समय तक समुद्र की के भीतर रह करके ये तेज गति से गतिशील होने की क्षमता इनके अंतर्गत होती है। और ये आईएनएस अर्घाट की पूरी तस्वीर है, आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। यही है आईएनएस अर्घाट सबमरीन, जो कि नौसेना में अभी शामिल किया गया है। और इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये दूसरी सबमरीन है जो कि परमाणु चालित है और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। थर्ड आएगी आईएनएस अरिदमन के नाम से, आईएनएस अरिदमन नाम होगा उसका, अरिदमन। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। और पहली का फर्स्ट का नाम आप जानते हैं, आईएनएस जो है अरिहंत है, अरिहंत। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए इस एसएसबीएन कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एसएसबीएन कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहली पनडुब्बी बनाई गई वो है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, अरिहंत के बारे में बात करें तो ये परमाणु यह भारत की पहली परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है, जिसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है, इंडिजीनियसली डेवलप है, ये ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय नौसेना में 2016 के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों आईएनएस अरिहंत के विकास के साथ भारत परमाणु ट्राइडेंट प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हो गया, जो कि
ट्रायड के बारे में आपको पहले से ही बता चुका हूं। किसी देश की नौसेना की भूमि, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार से हमला करने की क्षमता ही न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि न्यूक्लियर परमाणु त्रय होता है। ठीक है, अब दोस्तों आईएनएस चक्रा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भारत के पास रूस द्वारा लीज पर लिया गया एक परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, जो कि एक अटैक सबमरीन है, परमाणु शक्ति से चलती है। इसका उद्देश्य जो है भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण में सहायता करना। एक्चुअली आईएनएस चक्रा को रसिया से भारत ने इसलिए लीज पर लिया था कि जब तक हम परमाणु शक्ति से चालित पनडुब्बियां नहीं बना लेते, तब तक कम से कम हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल एक तो सबमरीन होनी चाहिए, भले ही वो लीज पर हो, लेकिन एक होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के साथ कभी भी हो सकता है। युद्ध का कोई मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती कि हाँ अभी युद्ध होगा। युद्ध किसी भी टाइम, किसी भी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आईएनएस चक्रा नाम की एक सबमरीन जो है रशिया से लीज पर हमने लिया था। अब चाहे तो हम आईएनएस चक्रा का वैसे डेट भी 2021 में उसकी लीज की टाइमिंग पूरी हो गई थी। ठीक है, और उसका अभी भी है वो सबमरीन हमारे पास। तो आईएनएस चक्रा अब शायद हमारे काम की तो बहुत है, लेकिन हाँ ये है कि अब हमारे पास 2 परमाणु चालित पनडुब्बी हो गई हैं, तो अब हम आईएनएस चक्रा को चाहे तो रशिया को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरी जो हमारी परमाणु चालित पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन, वो नेक्स्ट ईयर जो है भारतीय नौसेना को सौंपी जा ही रही है। तो हमारे पास 3-3 परमाणु चालित पनडुब्बियां हो जाएंगी। वैसे भारत के पास कम से कम 10 परमाणु चालित पनडुब्बियां होनी चाहिए। और कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो कन्वेंशनल में भी भारत के पास कम से कम 35 से 40 सबमरीन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि भारत के जो हिंद महासागर में इतना बड़ा क्षेत्र है भारत के पास, उसकी जो है सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित इंडियन नेवी कर सके। ठीक है, तो पनडुब्बियों के बारे में बात करी, भारत के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में। अब हम एसएसबीएन के बारे में बात करेंगे। तो एसएसबीएन जो है सिर्फ समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर जो है सबमरीन है। ये वो पनडुब्बी होती हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम होती है। तो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। ठीक है, ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखती हैं। एसएसबीएन यही कार्यक्रम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ऐसी पनडुब्बियां बनाई जाएंगी जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर आईएनएस अरिहंत जो है पहली पनडुब्बी है एसएसबीएन के अंतर्गत, और दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों के बारे में अब आपसे कुछ बताना शेष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पनडुब्बियां हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए पनडुब्बियों से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप आईएनएस अरिघाट की कुछ खासियतें देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, स्पीड क्या है। तो पानी के अंदर ये 24 समुद्री नॉटिकल मील की स्पीड से चलेगी। गहराई कितने गहराई में जा सकती है, और समुद्र की सतह पर इसकी स्पीड क्या होगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में क्या फर्क होता है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये डीजल से चलती हैं। परमाणु में ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं। डीजल में इनका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर वाले का साइज बड़ा होता है। डीजल में क्या होता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सस्ता होता है, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों का मेंटेनेंस काफी खर्चीला होता है। डीजल पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के लिए सतह पर आना पड़ता है, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों में ये काफी समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। और डीजल पनडुब्बी क्या है कि इनकी रफ्तार जो है 10 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि परमाणु पनडुब्बियों की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लगभग इनका डबल। और डीजल पनडुब्बियों में क्या होता है, इनको डिटेक्ट करना आसान होता है, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। विकिपीडिया से लिया गया कुछ आंकड़ा है कि भारत के पास कुल कितनी पनडुब्बियां हैं और किस किस क्लास की। तो क्लास देखेंगे तो आईएनएस अरिहंत क्लास है, स्कॉर्पियन क्लास है, और 75I नाम का एक अननोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया का ही जो है सबमरीन को डेवलप करने के लिए आईपी टेक्नोलॉजी का ये एक प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन जो है रिक्वेस्ट की गई है बनाने के लिए। ठीक है, 6 पनडुब्बियां ये स्कॉर्पियन श्रेणी की वो भारतीय नौसेना के अंदर शामिल की गई हैं, जो है कलवरी क्लास सबमरीन है, फ्रांस की मदद से बनाई गई हैं। ठीक है, अरिहंत क्लास की सबमरीन 4 हैं। ठीक है, जो कि अभी तक 2 नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं। और यहाँ पर टोटल पनडुब्बियों की स्ट्रेंथ भारत की कितनी है, और हम कहाँ किस किस के सहयोग से जो है भारतीय पनडुब्बियों का जो है इस्तेमाल करते हैं। जिससे रूस के सहयोग से हम कई पनडुब्बियां जो है बनाए हुए हैं। जर्मनी ने हमें काफी पनडुब्बियां दी, आईएनएस चक्रा को जो है रशिया ने हमें दी थी। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े जो है विकिपीडिया से लिए गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं, इनका कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि
ग्लोबल फायर पावर जो रैंकिंग आती है, जिसमें दुनिया के देशों के पास किसके पास कितनी सबमरीन है उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग द्वारा। तो यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर की वेबसाइट से लिया गया कुछ आंकड़ा है, जो कि दुनिया की टॉप 5 जो है परमाणु स्ट्रेंथ वाली जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे अधिक जो है 26% परमाणु पनडुब्बियां जो है रशिया के पास हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। नेक्स्ट पीला वाला चाइना के लिए है। उसके बाद थर्ड है फोर्थ है नॉर्थ कोरिया के पास, और पांचवा है जापान के पास। ठीक है, तो ये जो है सबमरीन के मामले में कुछ आंकड़े हैं। रशिया के पास 65 सबमरीन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से। यूनाइटेड किंगडम के पास है 64, चाइना के पास है 61, नॉर्थ कोरिया के पास 35 सबमरीन है, जापान के पास 23 है, साउथ कोरिया के पास 22 और ईरान के पास 19, इंडिया के पास कुल मिलाकर के 18 सबमरीन है। ये जो है ग्लोबल फायर पावर जो है क्लेम करती है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास देखेंगे तो सिर्फ 8 सबमरीन है, और इससे हम जैसे ही डबल हैं वैसे ही चाइना हमारा 4 से 5 गुना पनडुब्बियों का स्ट्रेंथ हमारे अकॉर्डिंग रखता है। तो हमें कुल मिलाकर के पाकिस्तान से हमारा कोई जो है मुकाबला नहीं है, हमें सीधा चाइना से मुकाबला करना है। ठीक है, इवन कि चाइना से भी हमें आगे जाना है। तो इसलिए हमारा जो है विजन क्लियर होना चाहिए कि हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन सब चीजों के क्षेत्र में जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, हमें किसी भी देश से प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ करके स्वतंत्र रूप से अपने देश के विकास में जो है योगदान करना चाहिए, और देश को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, उनका हमें जो है हायर भी करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। ठीक है, आईएनएस अरिघाट के बारे में या परमाणु पनडुब्बियों के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।